हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभी तक विद्युत से परिचय ले लिया था। इसके अलावा हमने विद्युत का सूत्र यानी कि I = Q/T सीख लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ उदाहरणों और कुछ प्रश्नों को भी हल कर लिया था। इसके बाद आपकी किताब के अनुसार एक टॉपिक है, एक येलो कलर का बॉक्स है जिसमें कुछ जानकारियाँ दी गई है। वे साधारण सी जानकारियाँ हैं। वे जानकारियाँ ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन या वो आवेश किसी भी विद्युत धारावाही चालक जो तार होता है उस तार के अंदर कैसे ट्रैवल करता है, वो कैसे यात्रा अपनी पूरी करता है, जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा वास्तविकता में बहती कैसे है, इसका एक छोटा सा परिचय अपने को उस पैराग्राफ में दिया गया है। हालांकि उसमें कहा गया है कि इस बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो ज़्यादा डिटेल आप अपनी बड़ी कक्षाओं में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा लेन देन है नहीं। हम इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है विभवांतर। इससे पहले कि मैं विभवांतर को आप लोगों को परिभाषित करके बताऊं, मैं कुछ उदाहरणों के सहायता से आपको पहले टॉपिक से रिलेट करवाना चाहता हूं। आइए हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पानी से भरी हुई टंकी है और उससे जुड़ा हुआ एक नल है। सीधी सी बात है, यदि नल का सिरा नीचे की ओर है तो जब तक इस इस टंकी में पानी भरा रहेगा, यानी कि पानी का दबाव रहेगा, तब तक ये पानी इस नल से बहता रहेगा अगर नल खुला हुआ है तो उस स्थिति में हमें नल यहाँ पर बंद नहीं करना है। हम बस ये समझ रहे हैं कि पानी वो ऐसा क्या है जो पानी को बहने में मदद करता है। तो वास्तविकता में वो टंकी के अंदर भरा हुआ पानी का दाब है या दबाव है। पानी का दबाव ही पानी को इस नल के माध्यम से बहने के लिए मजबूर करता है, अदरवाइज पानी नहीं बहता। और दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पर महत्व रखती है और वो है गुरुत्व। गुरुत्व भी पानी को नीचे की तरफ खींचता है। तो ना सिर्फ दाब बल्कि गुरुत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन गुरुत्व को अभी फिलहाल के लिए अपन लोग छोड़ दें, तो भी दबाव अगर है तो पानी निकलेगा। जैसे कि एक और स्थिति को देखो, मान लो इसमें नल का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया तो भी पानी निकल सकता है। अगर टंकी पूरी तरीके से भरी है, टंकी में पानी अधिक है, उसका दाब अधिक है और नल का मुंह अगर ऊपर की तरफ भी है लेकिन खुला है, तो पानी तब भी वहां से बहेगा। भले वो गुरुत्व के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जाकर के निकल रहा हो, लेकिन पानी तब भी यहाँ से निकलेगा कुछ हद तक। इसके मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन पानी तब भी यहाँ पर बहेगा। तो सेम ऐसी परिस्थिति अगर हम आवेशों के मामले में देखें, देखो यहाँ पर पानी इसलिए बह सका या यहाँ पर पानी इसलिए बह रहा है क्योंकि उसमें पानी का दाब है, पानी का दबाव है। इसी प्रकार वो ऐसा क्या है, एक प्रश्न उठाते हैं हम यहाँ पर विभवांतर को समझने से पहले, कि वो ऐसा क्या है जो विद्युत धारा को बहाता है, यानी कि वो ऐसा क्या है जो आवेशों को बहने में मदद करता है या आवेशों को बहने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि आवेशों का फ्लो होना, आवेशों का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा बहती क्यों है, यानी कि अगर पानी की मैं बात करूं, नदियों में पानी का बहाव क्यों होता है? क्योंकि नदियों में ढाल होता है, इसलिए ऊपर से ग्लेशियर जब पिघलते हैं, एक साधारण नदी की बात कर रहा हूं, तो ऊपर जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनमें जो पानी बनता है वो पानी ढाल के कारण नीचे बहता है, जिसे हम नदी का बहना कहते हैं। ठीक है ना। तो नदी क्यों बह रही है? क्योंकि नदी में ऊपर की तरफ पानी का दाब है या दबाव है। हवा भी क्यों बहती है? हवा यदि सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये आपने भूगोल में ये नियम सीखा होगा। तो निश्चित रूप से जब भी कोई सी चीज बहानी है या वो बहती है तो उसमें कहीं एक तरफ अधिक दाब और कहीं एक तरफ कम दाब होता है। विद्युत के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। विद्युत में वास्तविकता में बहता कौन है या प्रवाहित कौन होता है? आवेश। तो वो ऐसा क्या है जो आवेश को प्रवाहित करने में मदद करता है, सहायता करता है? विद्युत बहती क्यों है, सवाल ये है। और जवाब है विभवांतर। विभवांतर वास्तविकता में क्या है? तो वास्तविकता में विभवांतर वह दाब या दबाव है जो आवेशों का दबाव होता है किसी सेल में या किसी भी विद्युत के स्रोत में, जिससे आवेश बह निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और उस दबाव के कारण जब वो बाहर निकलते हैं तो वो किसी बल्ब, किसी पंखे या किसी भी दूसरे यंत्र में जाते हैं, जिससे वो यंत्र कार्य करता है और वो आवेश जो है दूसरी तरफ आकर के खत्म हो जाते हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जब तक आवेश का दबाव नहीं होगा, यानी कि इस सेल की अगर मैं बात करूं तो इस सेल में आवेशों का एक दाबांतर बन रहा है। इस तरफ धनावेश ज्यादा है क्योंकि ये धन सिरा है, इसलिए यहाँ पर धनावेश ज्यादा है, बहुत सारे धनावेश हैं। जबकि दूसरी ओर ऋण सिरा है या ऋण टर्मिनल है, सेल में प्लस और माइनस होते हैं। तो जो प्लस वाला सिरा है उसमें प्लस आवेश यानी कि धन आवेश अत्यधिक है, इसलिए उनका दबाव है इस तरफ। अब जैसे ही ये दबाव क्यों बनता है, सबसे पहले तो ये भी बताऊं कि सेल की प्रक्रिया क्या रहती है। तो सेल के अंदर दो प्रकार के केमिकल भरे होते हैं, उनके बीच में होती है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं आवेश। जब आवेश बनते हैं तो आवेश कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होंगे, तो वो आवेश कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? धन टर्मिनल की तरफ।
अब बहुत सारे आवेश यहाँ पर बन गए रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। अब अगर ये सेल अपन ने कहीं उपयोग में नहीं लिया है और उसको रखा है तो ये आवेश खूब सारे इकट्ठा हो जाते हैं और बनते रहते हैं कंटिन्यूसली जब तक सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी। हम बोलते ना कहीं कहीं के सेल खत्म हो गया, तो सेल खत्म हो गया का मतलब ये है कि वो रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई और जो धनावेश है वो खत्म हो गए उसमें, इसलिए सेल कार्य नहीं कर रहा। तो जब तक ये धनावेश है तब तक सेल कार्य करेगा। अब धनावेशों का एक दबाव उसके धन टर्मिनल, सेल के धन टर्मिनल की तरफ यहां पर बन गया, तो जैसे ही आप इसको किसी भी परिपथ से जोड़ेंगे, परिपथ आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने परिपथ की परिभाषा समझी थी, यानी कि उसको किसी तार, किसी बल्ब, किसी स्विच के साथ में आप जोड़ दो तो ये परिपथ हो गया। तो जैसे आप परिपथ से जोड़ते हो और स्विच को ऑन करते हो, ये आवेश रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आवेश बहने लग जाता है। जैसे मान लो कि साइकिल के अंदर वायु का दबाव है, हम साइकिल के वॉल्व को दबाते हैं तो उसमें से वायु तेजी से बाहर आती है। जैसे हमारे घर में गैस की टंकी होती है, हम उससे गैस स्टोव को जोड़ते हैं, तो जैसे ही हम उसके रेगुलेटर को लगा करके गैस के स्टोव को ऑन करते हैं या गैस चूल्हे को ऑन करते हैं तो और लाइटर से उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो गैस उसमें होती है, जो एलपीजी होती है, वो वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। मतलब जहाँ भी दबाव होगा, अगर आप थोड़ी भी उसको गुंजाइश देंगे कि वो रिलीज़ हो सके, वो बह सके, तो वहाँ से बहना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो जैसे हम किसी टंकी का नल खोलते हैं वैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करते हैं तो ये आवेश बहना शुरू कर देते हैं। तो आवेश तभी बहेंगे जब आवेशों का दबाव होगा, और आवेशों के इसी दबाव को हम लोग वोल्टेज या फिर विभवांतर बोलते हैं। वोल्टेज एक काफ़ी फेमिलियर वर्ड है, आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में से सुना होगा। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया। जब हम बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया तब हमारे घर के जो बल्ब होते हैं वो ग्लो तेज़ करते हैं, पंखे तेज़ चल जाते हैं। जब हम बोलते हैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे घरों के जो यंत्र हैं वो खराब हो गए, वो जल गए, उपकरण जल गए। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कभी किसी क्षेत्र के में लाइट का जो अगर वोल्टेज जो होता है वो अगर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जो वहाँ पर उपकरण होते हैं उस घर के, वो उपकरण अमूमन जल जाते हैं। और वोल्टेज कम होता है तो उपकरण काम नहीं करते। तो वोल्टेज वास्तव में क्या है, अगर मैं अब शुद्ध हिंदी में बोलूँ या बहुत साधारण भाषा में बोलूँ तो वोल्टेज करंट का दबाव या करंट का प्रेशर है। करंट का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उपकरण उतना तेज चलेगा, अत्यधिक ज़्यादा होगा उपकरण जल जाएगा, कम होगा तो उपकरण काम नहीं करेगा। गैस की टंकी में गैस का दबाव कम होता है तो गैस चूल्हा नहीं जलाया जा सकता, सीधी सी बात है। इसी प्रकार अगर इस टंकी में पानी का दबाव नहीं होगा, पानी की टंकी में, तो पानी कहाँ से बहेगा। तो किसी भी माध्यम को, किसी भी वस्तु को बहाने के लिए, उसको प्रवाहित करने के लिए हमें एक दबाव की आवश्यकता होती है। हम वोल्टेज या विभवांतर को उसी दबाव से परिचय उसका कर सकते हैं। किंतु जब हम इसे परिभाषित करते हैं तो ये उस प्रकार से नहीं परिभाषित करते। अब हम इसे समझ तो गए हैं कि वोल्टेज वास्तविकता में, या विभवांतर कौन है, वोल्टेज। विभवांतर को विभवांतर याद मत रखिए, वोल्टेज याद रखिए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज क्या है, तो और आसान शब्दों में अपन समझे तो वोल्टेज क्या है, विद्युत का प्रेशर। विद्युत का क्या है, प्रेशर। कहीं ना कहीं वो प्रेशर इकट्ठा होता है, हम स्विच ऑन करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज यानी कि बहना शुरू कर देता है, तो प्रेशर होता है। अब हम इसको इस तरीके से परिभाषित तो कर नहीं सकते कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विभवांतर क्या है और आप बोल दो कि विभवांतर जो है वो प्रेशर है, नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो विभवांतर की जो ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक परिभाषा होती है जो आपकी किताब में दी हुई है वो ये है कि किसी एकांक आवेश को, यानी कि एक आवेश को, वैसे तो यहाँ से बहुत सारे आवेश प्रवाह होते हैं लेकिन किसी एक आवेश को, एकांक मतलब एक आवेश, और आवेश है मतलब ये धन आवेश है। हमें कल मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ धन आवेश होता है वहाँ सिर्फ आवेश शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाएगा तो वो एक कार्य करेगा। हमने 9th में कार्य की परिभाषा सीखी है। कार्य का मतलब क्या होता है, बल गुणित दूरी। बल गुणित दूरी मतलब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो और वो कुछ दूरी चल जाती है तो वहां क्या हो जाता है, कार्य। तो यहाँ आवेश पर बल लग रहा है, किस चीज का, दबाव का, दाब लग रहा है आवेश पर, और वो एक दूरी तय कर रहा है। आवेश चलते ना, बहते हैं आवेश। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर या वोल्टेज। हम वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, कैपिटल V द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो परिभाषा है, परिभाषा में इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, या इस चित्र से भी हम लोग समझ सकते हैं। जब यहाँ पर आवेशों का वोल्टेज का आवेशों का जो दबाव है वो जब यहाँ पर अधिक है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आवेश निकलेगा और एक दूरी तय करेगा। तो जब यहाँ से आवेश एक दूरी तय करेगा तो वो एक कार्य करेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, कार्य।
तो वो जब आवेश यहाँ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा तो एक दूरी तय करेगा, और ये पूरा का पूरा कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो जब ये विद्युत क्षेत्र जो है उसमें एक आवेश एक बिंदु से, सबसे पहले एकांक आवेश, तो यहाँ बहुत सारे इसमें से किसी एक को चुन लो, तो कोई एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र यानी कि पूरा परिपथ, तो कोई एकांक आवेश इस पूरे परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ से चला और घूम के यहाँ आया, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में क्या करता है? कार्य। हम उस कार्य को ही क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो बात तो लगभग वही है, लेकिन आसान भाषा में उसको वोल्टेज बोल देते हैं और आसान भाषा में हम उसको विद्युत का प्रेशर बोल देते हैं। किंतु परिभाषित उसको किस प्रकार करते हैं कि जब किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज या फिर विभवांतर। और विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं हम V से। V का जो सूत्र है, विभवांतर का जो सूत्र है वो है कार्य बटे आवेश। क्या है उसका सूत्र? कार्य बटे आवेश। कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, इसलिए इसको W से प्रदर्शित किया गया है। आवेश को वैसे तो मतलब चार्जेस बोलते हैं, पर उसको Q से प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा अगर वोल्टेज, एक वोल्टेज को विभवांतर को परिभाषित करना हो तो एक वोल्टेज बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये जूल कहाँ से आया? आप जानते हैं 9th से के कार्य का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? जूल। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब मान लेते हैं एक प्रश्न भी है तो यहीं पे समझा देता हूं। मान लेते हैं आपसे पूछे कि एक वोल्टेज विभवांतर को परिभाषित करो, तो आप उसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो? इस सूत्र की सहायता से कि जब, ध्यान से सुनिएगा, जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट विभवांतर बोलते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इसको शब्दशः एज इट इज लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे आपकी बुक में इसकी परिभाषा दी भी गई है, जो मैंने अभी कहा ये बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने अभी कहा था उसको आप लिख सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विभवांतर को भी तो नापा जा सकता होगा, तो विभवांतर को एक युक्ति द्वारा नापा जाता है, वोल्ट मीटर। ये भी एक यंत्र है। जैसे हम करंट को एमीटर से नापते हैं ना, विद्युत धारा को, ऐसे हम विभवांतर को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। विभवांतर का मतलब ही क्या होता है? वोल्ट, और वोल्ट को नापने वाला मीटर का मतलब वोल्ट मीटर। किंतु वहां एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता था, पिछली वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, किंतु यहाँ जो वोल्ट मीटर होता है वह समांतर क्रम में जुड़ता है। कुछ इस प्रकार, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, कुंजी है, सेल है, करंट भी फ्लो हो रहा है, यानी कि विद्युत धारा भी बह रही है, किंतु हमने वोल्ट मीटर को समांतरित रूप से, यानी कि एक लाइन ऐसे जा रही है, करंट मतलब ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, तो इसे कहा जाता है समांतर रूप, या पार्श्व क्रम भी कहा जाता है इसको। तो ये पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वोल्ट मीटर सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये था पूरा विभवांतर। अब कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हम एक एक करके हल कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उदाहरण 12.2 में हमें ये कहा जा रहा है कि विभवांतर का मान 12 वोल्ट है और आवेश का मान हमें 2 कूलाम दिया हुआ है, जबकि हमें किए गए कार्य का मान प्राप्त करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो विभवांतर V का सूत्र होता है वो होता है W/Q। यदि हम विभवांतर की जगह उसका मान 12 वोल्ट रखें, W का मान हमें प्राप्त करना है, Q का मान हम यदि 2 रखें, और यदि हम 2 का गुणा इस तरफ कर देते हैं तो हमें 12 दूना 24 मिलता है W का मान, या हम कह सकते हैं कि वर्क यानी कि कार्य जो होगा वह 24 जूल होगा। तो वह 24 जूल होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है उसका मान कितना प्राप्त होगा? 24 जूल। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी हम आंकिक, इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न ही करने, तो जब भी हम आंकिक प्रश्न को हल करें तो हमारे उत्तर का, यदि वह उत्तर मात्रक वाला है तो उत्तर का मात्रक जरूर लिखें। आप हिंदी में भी जे के बजाय जूल लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, किंतु ये आपको मात्रक जरूर शामिल करना है। एक चीज़ आप एक और भी ध्यान रखें कि सूत्र अवश्य लिखें। सूत्र लिखना और मात्रक लिखना बहुत आवश्यक होता है किसी भी आंकिक प्रश्न में, तो प्रश्नों को हल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अपन कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं जो आगे दिए हुए हैं। जैसे कि जो पहला प्रश्न है वो यह है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन कार्य करता है? सेल, बैटरी या फिर सेल, क्योंकि बैटरी हो या सेल होगा तभी तो आवेशों का दबाव बनेगा, और आवेशों का दबाव बनेगा तभी तो विभवांतर क्रिएट होगा। विभवांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये विभवों का अंतर, किसका अंतर है? ये विभवों का। एक तरफ धनावेश का विभव अधिक है, एक तरफ कम है, तो इस अंतर को ही हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोला जाता है इस अंतर को? ही विभवांतर। तो वो कौन है जो विभवांतर बनाता है? सेल या फिर बैटरी। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है बैटरी अथवा सेल।
दूसरा प्रश्न है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैं इसे परिभाषित कर चुका हूं और यह बता भी चुका हूं कि बुक में है, इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी अभी इस समय नहीं दे रहा हूं। आगे की बात यह है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। यहां अगर मैं इसे हल करूं, इसी के पास में इसे हल कर देता हूं। ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा हल करने वाला प्रश्न नंबर 3। छोटा सा ही प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा इसको। ये अपन कह सकते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि हमें यहां पर जो वोल्टेज का मान दिया हुआ है वो है 6 वोल्ट। वोल्टेज का मान कितना हमारे पास 6 वोल्ट। और ये कहा जा रहा है कि हर एक कूलाम का मतलब ये है कि हमें आवेश का मान भी दिया हुआ है और हर एक मतलब 1 कूलाम, आवेश का मान हमें 1 कूलाम दिया गया है और हमसे ऊर्जा का मान पूछा है। बच्चों जो ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी, वास्तविकता में वह कार्य के बराबर होती है। ये 9th में हमने सीखा था कि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, इसीलिए उन दोनों के मात्रक भी जूल में ही आते हैं। जितना कार्य करना है उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, या यूं कहें कि जितना कार्य किया गया उतनी ही ऊर्जा संचित की गई या उतनी ऊर्जा लगाई गई। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा पता करनी मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या पता करना है, कार्य। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि आपके पास वोल्टेज और आवेश है तो अपन इसमें कार्य वाले सूत्र में मान रख देते हैं। तो देखिए जरा सारे बच्चों कि वापस से V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। V का मान हमारे पास कितना है 6, W हमको पता करना है और Q का मान कितना है 1 का गुणा 6 में होगा तो हमको W बराबर कितना मिल जाएगा 6। ये कार्य है 6 जूल, तो ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी 6 जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि हर एक कूलाम को 6 जूल ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के ये विभवांतर यानी कि 6 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट हो पाएगा। यह हो गए हमारे प्रश्न। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक एक बड़ी सी टेबल, ग्रीन कलर की एक टेबल है जिसमें अलग अलग चीज़ों के चिन्ह दिए हुए हैं। ये आप किताब से ही तैयार कर लें। आपको इन चिन्हों के कई बार हम इन चिन्हों का उपयोग करेंगे हमारे चैप्टर के दौरान, तो आप एक बार किताब में अगले पेज पर बनी हुई ग्रीन कलर की अपनी एक टेबल को देख लें, उसमें सभी तरह के सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर और वो है ओम का नियम। आइए समझते हैं। आइए बच्चों, अब समझते हैं हम ओम के नियम को। एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए विद्युत से संबंधित, और अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये पाया कि जब भी उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया तो उसी अनुपात में विद्युत धारा भी बढ़ गई, क्योंकि हम वोल्टेज को भी नाप सकते हैं वोल्ट मीटर के माध्यम से और विद्युत धारा को भी नाप सकते हैं एमीटर के माध्यम से। तो चूंकि ये भौतिक वैज्ञानिक थे इसलिए इन्होंने अपने प्रयोग किए बहुत सारे, और अपने प्रयोगों में कई प्रयोगों में ये निष्कर्ष पाया कि हर बार वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत धारा बढ़ जाती या फिर वोल्टेज को कम करने पर विद्युत धारा कम हो जाती, यानी कि वोल्टेज और विद्युत धारा परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते थे। इन्होंने इस आधार पर अपना एक नियम निकाला जो इनके नाम के सम्मान में ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम ये कहते हैं कि एक विद्युत परिपथ में, यानी कि कहीं पर भी विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही हो तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, विभवांतर यानी कि वोल्टेज, तो जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। इस प्रकार के अनुपात को समानुपात कहा जाता है, यानी कि सम अनुपात। सम अनुपात मतलब एक के बढ़ने पर दूसरे का भी बढ़ना और एक के कम होने पर दूसरे का भी कम होना। इसका अर्थ होगा कि V समानुपाती I, यानी कि विभवांतर समानुपाती करंट या विद्युत धारा, यानी कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और यदि V कम होगा तो I भी कम होगा। ये इन्होंने ओम के नियम के द्वारा, ओम नाम के वैज्ञानिक ने, जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक ने इस बात की जानकारी हमें दी थी। इसका जब उन्होंने ग्राफ बना करके देखा तो वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा मिली, क्योंकि जितनी धारा बढ़ती जाएगी तो उसी अनुपात में, जितना विभवांतर बढ़ेगा तो उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती जाएगी। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसके अलावा इसको अभी हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है और हमें एक नई भौतिक राशि से परिचित होना है। आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक नियतांक का प्रयोग करना पड़ता है। तो यदि हम यहाँ पर इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं V और I के बीच में और उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर I के साथ में हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा R। तो यहाँ पर R जो है वो कौन है, नियतांक। यहाँ पर R किसका कार्य कर रहा है, नियतांक का। और ये जो नियतांक है इसे कहा जाता है प्रतिरोध,
इस नियतांक का नाम होता है प्रतिरोध। R को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस, इसलिए इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध वास्तविकता में क्या है? यह वह विशेषता है किसी तार की, किसी चालक की, किसी यंत्र की, जो अपने से होकर विद्युत के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। यानी कि R विद्युत का प्रतिरोधी होता है, यानी कि विद्युत को प्रवाह होने से रोकता है। तो R उल्टा है, विद्युत धारा बहती है और ये R यानी कि प्रतिरोध जो होता है ये उसको रोकने का प्रयास करता है। तो यह एक ऐसी विशेषता है किसी भी चालक तार की, किसी भी यंत्र की, किसी बल्ब, किसी पंखे की, कि जब उसमें विद्युत धारा जाएगी तो ये उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करेगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का भी एक एसआई मात्रक होता है, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम। इसको इस तरह के सिंबल से, इस तरह के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहा जाता है ओम। तो मतलब प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम। यदि हम 1 ओम की परिभाषा बनाएं, यदि हम क्या करें, 1 ओम की परिभाषा बनाएं, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा बनाएं, तो वो किस प्रकार बना सकते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। यदि ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है, यानी कि यदि ये विभवांतर है, यह विद्युत धारा है और यह प्रतिरोध है, तो इससे R बराबर क्या बनेगा, इससे R बराबर बनेगा, V तो बराबर में ही रहेगा, I गुणा में है तो कहाँ जाएगा, V के बटे में, तो R बराबर बनेगा V बटे I। अगर हम इससे 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करना चाहें तो R का मान यदि मैं 1 ओम रख देता हूं तो डेफिनेटली मुझे विभवांतर का मान 1 वोल्ट और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 एम्पियर के आधार पर, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट के आधार पर ही हमें 1 ओम मिलेगा। तो यदि मैं 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करना चाहता हूं तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा वैसे तो किताब में है, लेकिन फिर भी यदि मैं परिभाषित उसे करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा 1 एम्पियर की हो, तो उसके अंदर बनने वाला जो प्रतिरोध होता है या उसके अंदर उत्पन्न प्रतिरोध जो होता है उसका मान 1 ओम होता है। यानी कि यदि वोल्टेज 1 वोल्ट हो, यदि करंट 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो है वो करंट को बहने से रोकता है। तो प्रतिरोध के कुछ प्रकार के रूप में परिभाषाएं हमको इस लास्ट पैराग्राफ में इस पेज पर दी हुई है, मैं उन्हें किताब में से ही पढ़ करके और आपको समझा देता हूं। तो पहली जो परिभाषा दी हुई है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि स्रोत की वोल्टता में, यानी कि वोल्टेज में कोई परिवर्तन किए बिना परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, हम वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, किंतु विद्युत धारा के मान को बढ़ा या फिर कम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रतिरोध को कहा जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। एक परिभाषा और है, ये आप ध्यान रखना, परिवर्ती प्रतिरोध की परिभाषा। एक परिभाषा और है कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि परिपथ का अगर अपने को प्रतिरोध बदलना है, ओम का मान बदलना है, यानी कि ओम का मान मान लो 1 ओम है और उसको बदल के 2 ओम या फिर आधा ओम 0.5 ओम करना है, तो प्रतिरोध को यदि बदलना है तो प्रायः एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो ये 2 शब्द और इन शब्दों की परिभाषा आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। अब हम ये देख लेते हैं, अब चूंकि हमने एक नई चीज़ की खोज कर ली आज हमारी इस वीडियो के दौरान के प्रतिरोध नाम की एक चीज़ होती है, तो आज की हमारी इस वीडियो का मुख्य विषय यह प्रतिरोध ही रहेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हम ये भी तो पाए कि ये प्रतिरोध है क्या और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो आइए अब अपन ये देखते हैं कि ये प्रतिरोध क्या है और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। आइए बच्चों, अब एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। आपकी बुक में क्रियाकलाप है जिसमें खुले परिपथ में 2 पॉइंट्स के बीच में आपको 3 अलग अलग चीज़ों को लगा करके और करंट यानी कि विद्युत धारा के मान को प्राप्त करना है। क्योंकि आपने परिपथ में यहाँ पर एमीटर जोड़ा हुआ है और ये परिपथ यहाँ से फिलहाल खुला हुआ है, तो एमीटर में यदि हम यहाँ निक्रोम का तार लगाते हैं तो हमें एमीटर में जो रीडिंग मिलेगी, जो मान प्राप्त होगा, वो करंट का मान प्राप्त होगा। तो जो भी करंट का मान प्राप्त हुआ हमने उसे प्रेक्षण में नोट कर लिया, क्योंकि ये क्रियाकलाप है, ये एक प्रैक्टिकल है, इसलिए हम इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। तो निक्रोम तार को यहाँ पर लगाने पर हमने जो भी प्रेक्षण मिला उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ से हमने निक्रोम तार को हटाया और 10 वॉट का बल्ब इन दोनों बिंदुओं के बीच में तार की सहायता से जोड़ा। हमने एमीटर का मान फिर से जो भी आया उसको नोट कर लिया। इसके बाद में हमने टॉर्च का बल्ब, जो कि और कम करंट लेता है या और कम करंट पर कार्य करता है, उसको यहाँ पर जोड़ा और हमने ये पाया कि करंट का जो भी मान है हमने उसको प्रेक्षण में लिख लिया। मतलब हमें करंट के 3 अलग अलग स्थितियों में 3 अलग अलग मान प्राप्त हुए। अब सवाल ये उठता है कि यदि वोल्टेज एक जैसा था, जो बैटरी थी
उससे वोल्टेज अगर एक जैसा गया था, यानी कि समान प्रेशर पर करंट बह रहा था, तो फिर इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर लगाने पर करंट का मान अलग अलग कैसे आया? जबकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ओम के नियम में ये सीखा है कि जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना विभवांतर उतनी ही विद्युत धारा। तो फिर यहाँ विद्युत धारा के मान में अंतर क्यों आ रहा है? विद्युत धारा के मान में अंतर आ रहा है इन चीज़ों के प्रतिरोधों के कारण। इन तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है। चूंकि प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए समान वोल्टेज पर भी, यानी कि समान विभवांतर पर भी विद्युत धारा का मान अलग अलग प्राप्त होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए कुछ परिभाषाएं, हमको 4 चीज़ों की परिभाषाएं इसी पेज पर, इसी क्रियाकलाप वाले पेज पर नीचे दी गई हैं। ये परिभाषाएं तो नहीं कह सकते, ये कुछ सामान्य तथ्य, जानकारियां या कुछ शब्दों का अर्थ है जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके मैं उनको पढ़ करके आपकी बुक में से बता देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है उसको अच्छा चालक बोलते हैं। मतलब 2 तार हैं और एक का प्रतिरोध कम है और एक का प्रतिरोध अधिक है। जिसका प्रतिरोध अधिक है वो विद्युत को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा, और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें विद्युत आसानी से फ्लो होगी। तो जिसमें विद्युत आसानी से फ्लो हो रही है या आवेशों का प्रवाह आसानी से हो रहा है, उसे कहा जाता है चालक या अच्छा चालक। उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा चालक। चालक मतलब जो विद्युत को आसानी से चला सके। तो प्रतिरोध जिसका अधिक होगा उसमें विद्युत आसानी से नहीं बह पाएगी, क्योंकि वो विद्युत को बहने से रोकेगा। तो जिसका प्रतिरोध अधिक है वो बुरा चालक, और जिसका प्रतिरोध कम है वह अच्छा चालक। आगे एक शब्द और है कि वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है वह प्रतिरोधक कहलाता है। ये तीनों हम प्रतिरोधक, इन तीनों को प्रतिरोधक कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रतिरोधक कौन है? निक्रोम का तार, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिरोध लगाता है। तो वह चालक या वह तार जो अधिक प्रतिरोध लगाता है उसे कहा जाता है प्रतिरोधक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है वह हीन चालक कहलाता है। यानी कि एक ऐसा तार जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो। निक्रोम तार, इन तीनों की तुलना करें तो निक्रोम तार का प्रतिरोध सबसे अधिक है, तो यह हीन चालक भी इसको हम कह सकते हैं। यदि हम इन तारों की जगह पे भी, ये जो हमने जोड़ने के लिए, परिपथ बनाने के लिए जो तार लगाए, जनरली ये तांबे के तार हैं, लेकिन अगर इसकी जगह भी हम किसका तार लगा दें? निक्रोम का तार लगा दें, तो इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाएगा। इसलिए एक किस प्रकार का चालक कहलाएगा? हीन चालक कहलाएगा। हीन मतलब क्या होता है? कम। यानी कि एक ऐसा चालक जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, अत्यधिक होता है, वह एक हीन चालक कहलाता है। और आखिर में लिखा हुआ है कि समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसका प्रतिरोध अत्यधिक हो, सर्वाधिक हो, वह कहलाएगा क्या? तो वह कहलाएगा विद्युत रोधी। आपने देखा होगा कि लकड़ी से, सूखी लकड़ी से होकर करंट कभी भी फ्लो नहीं होता। आपने देखा होगा कि रबर से होते हुए करंट कभी भी फ्लो नहीं होता। तो ये रबर, प्लास्टिक, लकड़ी या कपड़ा साधारण रूप में, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ये सब विद्युत रोधी। ये जैसे कांच हुआ, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत रोधी हैं। इनका जो प्रतिरोध है वो इतना अधिक है कि ये खुद से होकर करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, इसलिए ये कहलाते हैं विद्युत रोधी। तो कुल मिलाकर के 4 शब्द हैं जिनका अर्थ आपको इस क्रियाकलाप की सहायता से मिलेगा। ये क्रियाकलाप क्या कहता है? अंतिम मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस क्रियाकलाप में हमने ये जाना कि अगर आप समान बैटरी से या समान वोल्टेज के करंट को भी फ्लो करवा के अगर 3 अलग अलग इक्विपमेंट या अवयवों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो करंट का मान अलग अलग प्राप्त होगा। यानी कि अलग अलग करंट बहेगा उन तीनों यंत्रों में, यानी कि विद्युत धारा का मान अलग अलग प्राप्त होगा। अब हमारा प्रतिरोध वाला टॉपिक अभी खत्म हुआ नहीं है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है किसी भी यंत्र के द्वारा, वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों, आपका धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।